वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब एसएसटी का एग्जाम बिल्कुल आपके सामने ही है और हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपके ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आपके सिर पे क्वेश्चन फेंक के हम नहीं जाने वाले हैं। हम आपको क्वेश्चंस के साथ साथ उनका आंसर भी बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट की कैसे आपको पॉइंट्स बना के उनके आंसर लिखने हैं। इससे फायदा ये होगा कि अगर आपके बड़े वाले क्वेश्चन में वो क्वेश्चन आता है तो आप उन पॉइंट्स को एलॉबरेट कर देंगे, और नहीं आता है तो आप सिर्फ पॉइंट में याद करना पड़ेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ज्योग्राफी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि सारे ही सेक्शंस 20-20 मार्क्स के हैं, तो इसलिए ज्योग्राफी भी एज इक्वल इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में मैप हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ इस भरोसे नहीं रहना है कि 5th चैप्टर में से सिर्फ मैप ही आएगा, हम याद नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको याद भी करना है, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। इसलिए आपको क्वेश्चंस भी लर्न करने हैं। बेशक उतना टाइम नहीं देना है, क्योंकि ऑब्वियसली मैप आएगा तो सही, लेकिन ये भी हो सकता है कि 2 नंबर के जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हिस्ट्री में से आ जाए, और उसके बदले में आपको 2 नंबर के जो है क्वेश्चंस 5th चैप्टर में से क्वेश्चंस दे दे। तो इसलिए आपको क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है रिसोर्सेज से रिलेटेड। रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्सेज के शुरुआत में हमने करेंगे मृदा या सॉइल रिसोर्सेज से, और उसके बाद में हम आगे चलेंगे। ये पूरे जो 5 चैप्टर है वो रिसोर्स से रिलेट करते हैं। पहला चैप्टर सॉइल रिसोर्स, उसके बाद में दूसरा चैप्टर आपके होगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स यानी वन एवं वन्य जीव संसाधन। उसके बाद में थर्ड चैप्टर होगा आपके जल संसाधन का यानी कि वाटर रिसोर्सेज। 4th चैप्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, वो भी रिसोर्स ही है हमारे लिए। और 5th चैप्टर जो होगा वो मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। तो यानी रिसोर्स हमारे इस सेक्शन का, ज्योग्राफी के सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला क्वेश्चन है, संसाधनों के अति उपभोग से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है? व्हाट प्रॉब्लम्स हैव अराइजन ड्यू टू ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स। हम रिसोर्सेज को लगातार यूज करते ही जा रहे हैं, उससे हमारे सामने कौन सी समस्याएं आ गई है? तो उससे हमारे सामने सबसे बड़ी और सबसे पहली समस्या ही यही है कि संसाधनों का ह्रास हो रहा है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तेजी से कम होते जा रहे हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में है, और एक साधन संपन्न और दूसरा जो है संसाधनहीन वर्ग बन गया है। अब आप कहेंगे इतना बड़ा पॉइंट थोड़ी होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? असमान वितरण। असमान वितरण, अगर बड़े क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं असमान वितरण, ठीक है ना? इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। Resources in the hands of a few people in the society, one resource rich and the other resource poor class. उसके बाद में वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन शुरू हो गया है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओजोन परत में छेद हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और भूमि का निम्नीकरण भी हो रहा है। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, दीज आर द very problems which are created from the resource depletion। हम जो ये resources को, संसाधनों को बहुत तेजी से उपयोग कर रहे हैं ना, उससे ये सारी समस्याएं पैदा हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप चाहे टिक कर लेना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर? खादर और बांगर में क्या अंतर है? खादर और बांगर में जो 2 तरह की मृदाएं होती है उनमें क्या अंतर है, अंतर बताना है। तो अंतर भी पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। खादर जो होती है वो न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है, यानी कि नवीन जलोढ़ मृदा, नदियों के साथ साथ नई बह के आई, जो हर साल या हर थोड़े थोड़े टाइम बाद उसकी एक परत बिछती रहती है। उसके बाद में मोर फाइन एंड सैंडी, ये बहुत बारीक और रेतीली होती है, मतलब इसमें जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। फिर ये फ्रीक्वेंट रिन्यूअल होता रहता है, इसका लगातार बार बार नवीनीकरण होता रहता है इसका। और फाउंड इन रिवर डेल्टाज एंड फ्लड प्लेन्स, नदी के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहां ये ज्यादा पाई जाती है। जबकि बांगर इससे बिल्कुल उल्टी होती है, ये एंशिएंट एल्यूवियल सॉइल है, यानी कि प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है।
पेबल्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होते हैं, कंकड़ पत्थर इसमें ज्यादा होते हैं, जहां वो बारीक होती है यहाँ इसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं। बार बार इसका नवीकरण नहीं होता है, नॉट फ्रीक्वेंट रिन्यूअल फॉर दिस, एंड नदी के दूर ऊंचे स्तर पर ये ज्यादा पाई जाती है, फाउंड एट ए हायर लेवल अवे फ्रॉम द रिवर। तो ये इनमें चार चार आप अंतर लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, एक टेबल बनाकर लिख सकते हैं, या अलग अलग पूछे तो भी आप आराम से जवाब दे सकते हैं। पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर एक टिप्पणी लिखिए, राइट अ नोट ऑन अर्थ समिट 1992। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है। अर्थ समिट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप समझ सकते हो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हफ्ता हमारा जो है अर्थ वीक की तरह मनाया जाएगा। 22 अप्रैल 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो जो पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए। हेल्ड इन जून 1992 इन रियो डी जेनेरो ब्राजील। जून 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में पहली बार ये आयोजित किया गया था। 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें भाग लिया था। हेड ऑफ स्टेट्स फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए इसे आयोजित किया गया था। जो पर्यावरण की समस्याएं अब नई नई सामने आ रही है उनका हल सब मिलके ढूंढे, इसलिए इसे आयोजित किया गया था। ऑर्गेनाइज टू फाउंड सोल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एमर्जिंग ग्लोबली। उसके बाद में नेताओं द्वारा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक डिक्लेरेशन हुआ था, द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसको साइन किया था जितने भी नेता आए थे उन्होंने, और भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति बनी थी, एग्री ऑन द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। साथ ही साथ आप चाहो तो लिख सकते हो कि एजेंडा 21 जो है यहां तय किया गया था। एजेंडा 21, एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 का अर्थ होता है कि 21वीं सदी में कुछ 21 ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जो कि विकसित और विकासशील देश अपने अपने देश की विकास की परिस्थिति के आधार पर तय करेंगे कि उन्हें कौन से लक्ष्य प्राप्त करने हैं, उसको कहते हैं एजेंडा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन सॉइल इरोजन बी स्टॉप्ड? राइट डाउन द डिफरेंट रेमेडीज। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, इसके विभिन्न उपायों को लिखिए। मृदा अपरदन जैसे अभी हमने पढ़ा है बहुत ही क्रूशियल प्रॉब्लम है हमारे सामने। सबसे पहले तो मृदा अपरदन कहते किसे हैं? जो पृथ्वी की जो टॉप लेयर होती है, जो ऊपरी परत होती है, विभिन्न प्राकृतिक बलों की वजह से उसका हट जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। अब वो बल जो है जल अपरदन भी हो सकता है, वो वायु द्वारा अपरदन भी हो सकता है, और वो ताप द्वारा क्षरण भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? पहला तो नदियों पर बांध बनाकर उसके बहाव को कम किया जा सकता है जिससे वो अपने साथ ज्यादा मिट्टी बहाकर ना ले जाए। रिड्यूसिंग रिवर्स फ्लो बाय बिल्डिंग डैम्स ऑन देम। उसके बाद में अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जा सकते हैं, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पति लगाई जा सकती है, प्लांटिंग थ्रोनी वेजिटेशन इन द डेजर्ट एरिया। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाए जा सकते हैं, बाय मेकिंग टेरेस फील्ड्स इन हिली एरियाज। मरुस्थलीय क्षेत्रों के किनारों पर पेड़ लगाकर भी रोका जा सकता है, प्लांटिंग ट्रीज ऑन एजेस ऑफ डेजर्ट एरियाज। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। फिर है शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द नेट सोन एरिया एंड टोटल सोन एरिया। नाम से ही पता चल रहा है कि शुद्ध यानी जो वास्तव में है, और टोटल यानी कुल कितना अवेलेबल है, ठीक है, और शुद्ध यानी जिसको इसी साल यूज में लिया गया है। तो नेट सोन एरिया या शुद्ध बोया गया क्षेत्र वो होता है कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो कृषि के लिए उपयोगी है, और साथ ही साथ भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। द पार्ट ऑफ द टोटल नोन एरिया विच इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर and net sown area accounts for about half of the total area in India। इसके साथ ही इसकी गणना वर्ष में एक फसल के आधार पर की जाती है। It is calculated on the basis of one crop in a year। तो ये ध्यान में रखना है। एक तो ये कुल ज्ञात क्षेत्रफल में जितना बोया जाता है सिर्फ वही होता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जबकि टोटल सोन एरिया या कुल बोया गया क्षेत्र क्या होता है? वो क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसलें बोई जाती है, एक कृषि अवधि में एक से अधिक फसलें बोई जाती है। ये भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत ज्यादा है। द टोटल सोन एरिया इज मच मोर देन द नेट सोन एरिया इन इंडिया।
और गणना वर्ष में एक से अधिक फसलों के बोए जाने के आधार पर की जाती है। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रॉप सोन इन मोर देन 1 ईयर, ठीक है ना, एक से ज्यादा फसलें अगर बोई जाती है तो उसको टोटल सोन एरिया कहा जाता है। फिर है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या कोशिशें की गई संसाधनों के संरक्षण या कंजर्वेशन के लिए। सबसे पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण के पक्ष में अपनी पहली बार आवाज उठाई। In 1968, Club of Rome raised its voice in favor of systematic resource conservation at international level. 1974 में शूमाकर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के दर्शन को फिर से दोहराया। In 1974, शूमाकर recounted Gandhi's philosophy in the book Small is Beautiful. फिर तीसरा 1987 में बर्टलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। इन 1987 द बर्टलैंड कमीशन फर्स्ट प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। द अर्थ समिट वाज कंडक्टेड इन 1992 इन रियो डी जेनेरो, ब्राजील। फिर संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं और इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है। देखो, दो चीजें हैं, प्लानिंग और कंजर्वेशन। क्या होती है प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब होता है एक अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से संसाधनों का बचाव करना। रिसोर्स प्लानिंग, टेक्निक्स एंड स्किल ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्स नीड टू रिसोर्स प्लानिंग। संसाधन नियोजन का मतलब है संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीक और कौशल। अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो संसाधन सीमित है और उनका वितरण बहुत असमान है। संसाधन बहुत लिमिटेड है हमारे पास और अलग अलग जगह अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन बहुत जरूरी है। प्लानिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशियस यूज। उसके बाद में कुछ संसाधन अनवीकरणीय है। सम रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, जो नवीकरणीय नहीं है उनको हमें ढंग से यूज करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। जब हमने चैप्टर रिवाइज किया था तो मैंने इस पर बहुत जोर दिया था कि ये जरूर पूछे जा सकते हैं कि अलग अलग तरह के जो क्लासिफाई किए गए हैं, वर्गीकरण किया गया है रिसोर्सेज का, उनमें अंतर पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा ही जाएगा, चाहे आपके जैविक अजैविक में अंतर पूछा जाए या फिर ये जो स्वामित्व के आधार पर पूछ लिए जाएं या फिर उनकी उपयोगिता के आधार पर, किसी भी आधार पर पूछे, एक तो इस तरह का सवाल पूछा ही जाएगा। तो ओनरशिप के आधार पर 4 तरह के होते हैं, पर्सनल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। यानी कि व्यक्तिगत, जिसमें व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, बाग, चरागाह, तालाब, कुआं, ये सब इसमें आते हैं। फिर सामुदायिक संसाधन या कम्युनिटी रिसोर्सेज, ये समुदाय के सभी लोगों के लिए होते हैं, अवेलेबल फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। गांव की जैसे पशुचारण भूमि है, शमशान भूमि है, तालाब है, ये सब इसमें आएंगे। विलेज पोस्टल लैंड, सेरेमेशन लैंड और पॉन्ड। नगरीय क्षेत्रों में पार्क या पिकनिक स्पॉट या फिर जो खेल के मैदान होते हैं, प्लेग्राउंड्स वगैरह, वो इसमें आते हैं अर्बन एरियाज में। फिर राष्ट्रीय संसाधन में वो टेक्नोलॉजी जो पूरी तरह से उस राष्ट्र की है, कहने का मतलब राष्ट्र की सीमा के अंदर आने वाले सारे ही रिसोर्सेज राष्ट्रीय संसाधन या नेशनल रिसोर्स कहलाएंगे। जैसे अच्छा, उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय सरकार को अधिकार है कि वो राष्ट्र हित में व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर सकती है। द नेशनल गवर्नमेंट हैज द राइट टू एक्वायर इंडिविजुअल रिसोर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। वो कम्युनिटी रिसोर्स का भी जो है अधिग्रहण कर सकती है। खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन और वन्य जीवन और राजनीतिक सीमाओं के भीतर सारी जो भूमि है वो सब के सब राष्ट्रीय संसाधनों में आएगी। फिर है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अच्छा, राष्ट्रीय संसाधनों में 19.2 किलोमीटर तक जो महासागरीय क्षेत्र होगा उसको भी राष्ट्रीय संसाधन ही काउंट किया जाएगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो 12 नॉटिकल मील्स होते हैं, जैसे भारत की ये जो कोस्टल लाइन है, इसके ये जो 12 नॉटिकल मील्स होंगे, ये 12 नॉटिकल माइल्स जो हैं वो भारत की सीमा के अंतर्गत ही आएंगे। यहाँ पाए जाने वाले सारे जो संसाधन होंगे वो भारत के राष्ट्रीय संसाधनों में काउंट किए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो होते हैं उनके नियम हमेशा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा बनाए जाते हैं।
तट रेखा से 200 किलोमीटर से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति के बिना इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। ये स्पेशल चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के लिए। फिर है मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, इसको स्पष्ट कीजिए। मृदा निर्माण यानी सॉइल जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है वो बताना है। सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो रॉक, जिसको पेरेंट रॉक भी कहते हैं, कि उससे मृदा जो बन रही है वो किस प्रकार की चट्टान से बन रही है। अब अगर वो लावा निर्मित चट्टान से बनेगी तो काली मिट्टी बनेगी, पर्वतीय से बनेगी तो वो लेटराइट मिट्टी बनेगी, हम सबको पता है। अगर वो मिट्टी ऐसी है या वो रॉक ऐसी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा आयरन डिफ्यूजन होता है यानी लौह का विलीनीकरण होता है तो वो लाल मृदा बनेगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि पेरेंट रॉक ये डिसाइड करती है, जो मुख्य चट्टान होती है वो ये डिसाइड करती है कि मृदा किस प्रकार की होगी। फिर जलवायु, इससे भी लंबी अवधि में शैलों में छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है। ज्यादा बारिश या ज्यादा तपन होने पर, ज्यादा सर्दी होने पर भी चट्टानें टूट जाती है। पेड़ पौधे की जड़ें भी शैलों में घुसकर उन्हें तोड़ देती है। ओवर ग्रेजिंग या अतिचारण, पशुओं द्वारा निरंतर चराई से भी शैलों को नुकसान होता है। वर्षा का जल भी उन छेदों में घुसकर उन पोर्स के अंदर एंटर करके और उस चट्टान के जो मेन उसका जो बनावट होती है उसको कमजोर कर देता है और वो उसको तोड़ फोड़ देता है। ये जो क्रिया है ये बिल्कुल कंटिन्यूअस चलने वाली एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस ही आगे जाकर मिट्टी के बनने का काम करती है। फिर है काली मृदा की मुख्य विशेषताएं लिखिए और 3 राज्यों के नाम लिखिए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड टाइम। इट वाज आस्क्ड इन हाफ ईयरली एंड ऑल योर टेस्ट्स आई गेस, सब जगह पूछा गया था ये क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि ये दक्कन ट्रैप के लावा की चट्टानों की अपक्षय यानी कि टूटने फूटने से निर्मित हुई है। द नॉर्थ ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड लावा सॉइल because it is the soil formed by the weathering in the lava rocks of Deccan Trap. दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा पठार की भी विशेषता है यानी कि मालवा पठार पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। इट इज ऑल्सो फाउंड ऑन द मालवा प्लेटो। काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार किसमें है? महाराष्ट्र राज्य में है। द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ ब्लैक सॉइल इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि उसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। द मेन फीचर ऑफ ब्लैक सॉइल इज दैट इट हैज मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ब्लैक सॉइल जो है वो बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है और इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। सेल्फ प्लॉइंग सॉइल भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये गीली होती है ब्लैक सॉइल बिकम स्टिकी व्हेन क्विकली एंड व्हेन इट इज क्वाइट वेट एंड cracks occur in the dry when it is dry. Due to its quality, black soil is called self-cultivated or self-plowed soil. इसको सेल्फ प्लॉइंग सॉइल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जुताई की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती। खेत में जुताई क्यों की जाती है? ताकि मिट्टी के भीतर बीच में जगह बने और वहां से पानी जो है अंदर की तरफ जा सके। लेकिन इसमें जो दरारें पड़ती है, क्रैक्स आते हैं, वो इस तरह के आते हैं कि पानी जैसे ही गिरेगा वो उन दरारों को भर जाएगा और ये पाई जाती है ज्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये 3 राज्य है जहां ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और इस प्रकार की मृदा की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? What types of soil is found on the river deltas of east coast? Write 3 main characters of this type of soil. इसके 3 विशेषताएं क्या है? सबसे पहले तो वो कहाँ पाई जाती है? इन नदी डेल्टाओं में नदियां कौन कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी। यहाँ पर जलोढ़ मृदा यानी कि एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है और इसकी विशेषताएं क्या है? जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित होती है अतः ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इट इज मेड ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले विच इज ब्रॉट बाय ऑल द रिवर्स, जिसको हम सेडिमेंटेशन भी कहते हैं और यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है और आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 तरह की होती है, नवीन जलोढ़ और प्राचीन जलोढ़। न्यू एल्यूवियल सॉइल एंड ओल्ड एल्यूवियल सॉइल जो हमने पढ़ा है, खादर और बांगर। फिर जलोढ़ मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। मोस्ट ऑफ द एल्यूवियल सॉइल्स आर रिच विद पोटाश, फास्फोरस एंड लाइम।
जिसकी वजह से गन्ने, चावल, गेहूं और बाकी अनाज की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त रहती है। इट इज वेरी सुटेबल फॉर द क्रॉप्स ऑफ राइस, व्हीट एंड शुगर केन। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव फार्मिंग भी की जाती है। फिर है राइट द डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टिक कर लीजिए। जैव और अजैव संसाधनों में अंतर आपको सिंपल सा लिखना है, उदाहरण के साथ भी अगर लिखना है कि बायोस्फीयर में पाए जाने वाले, जैव मंडल में पाए जाने वाले सारे संसाधन जो जीवंत होते हैं उनको जैविक संसाधन हम कह सकते हैं। और ऐसे सभी संसाधन जिनके अंदर जीवन नहीं होता, जो निर्जीव होते हैं, वो हम अजैव संसाधनों में काउंट करेंगे। तो जैविक संसाधनों में हम वृक्ष ले लेंगे, हम वन्य जीव ले लेंगे, हम खुद इंसान को शामिल करेंगे। लेकिन अजैव संसाधनों में हम खनिज ले लेंगे, जल ले लेंगे, मृदा ले लेंगे, वो सब जो है अजैव संसाधनों में जाएंगे। फिर है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर। तो नवीकरणीय आप सबको पता है, नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनको हम फिर से साइकिल कर सकते हैं, फिर से काम में ले सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। जैसे हवा है, या जो सौर ऊर्जा है, या फिर टाइडल एनर्जी है, वो सब हम नवीकरणीय संसाधनों में काउंट करेंगे। लेकिन जिनको हम वापस नहीं बना सकते, बहुत लंबा जियोलॉजिकल टाइम लगता है जिनको बनने में, उनको हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे खनिज है, पेट्रोलियम है, ये सब अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। अब देखते हैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जो कि है वन एवं वन्यजीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इससे क्वेश्चन या तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आएगा, या फिर क्वेश्चन आएगा आपके कम्युनिटी जो कंजर्वेशन है उससे रिलेटेड। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? जैव विविधता, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं और पादपों की सभी प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी इज द अबंडेंस ऑफ स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन अ नेचुरल रीजन। अब ये इंसानों के लिए क्यों आवश्यक है बायोडाइवर्सिटी? हर एक जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम जिस जगह पर रहते हैं वो विविधता से भरा हुआ होता है, और इसी क्षेत्र में मानव और दूसरे जीवधारी जो होते हैं वो मिलकर उस पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम सिर्फ एक हिस्सा है। तो अगर कोई भी एक चीज, जैसे हमारे घर की दीवार है, उससे अगर कुछ ईंटें हटा लेंगे तो क्या होगा? घर में कचरा आएगा, धूल मिट्टी आएगी, वो पूरी दीवार कमजोर हो जाएगी। तो सेम चीज कैन बी ऑकर्ड इन दैट वॉल ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। तो ये जो इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी ये दीवार है, और हर एक प्रजाति उसमें एक ईंट का काम कर रही है, चाहे ऑक्सीजन के लिए, चाहे हवा के लिए, भोजन के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, इन सभी के लिए हमें इन सारी प्रजातियों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। मानवों की क्रियाओं से कैसे इन सबको डिप्लेशन हो रहा है? सबसे पहले तो मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध काटता है। इससे वन्य वनस्पति तो नष्ट होती है, साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छिन जाता है। Human being under their selfishness, sometimes for fuel and sometimes for agriculture, cut the forests indiscriminately. Due to this, the wild vegetation is destroyed as well as the natural habitat of wild animals is also stretched away. और जब उद्योगों को, खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कटकट खुले स्थानों पर फेंका जाता है तो जमीन बहुत ही ज्यादा प्रदूषित होती है। लैंड पॉल्यूशन occurs when the waste of industries, especially chemical industries, is thrown. वृक्षों के अंधाधुंध कटने से भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। Indiscriminate cutting of trees also harms the environment. पशुओं के अतिचारण से भी वनस्पति को बहुत नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती और जमीन धीरे धीरे जो है बारेन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, बंजर हो जाती है। भारत में अलग अलग समुदायों ने कैसे वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान दिया है, आप इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हाउ हैव डिफरेंट कम्युनिटीज कंट्रीब्यूटेड टू द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया? डिस्कस इन डिटेल। क्या योगदान दिया है? सबसे पहले राजस्थान के लोगों ने सारिस्का बाग रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों का विरोध किया और सफलता प्राप्त की। The people of Rajasthan opposed the mining operations in the Sariska Tiger Reserve area and got success.
हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन द्वारा वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास किया गया। ट्राइड टू स्टॉप द अनकंट्रोल्ड फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय चिपको मूवमेंट इन हिमालयन रीजन। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि जो है वहां पर भैरवदेव डाको सेंचुरी बनाई है, जहां पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिया गया है और बाहरी लोगों की घुसपैठ पर भी रोक लगा दी गई है। 5 villages of Alwar district of Rajasthan have together formed 1200 hectares of land Bhairodev Dakau Sanctuary, where hunting has been banned by making strict laws and encroaching of outsiders has been banned. भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्षों और पौधों को पवित्र मानकर पूजा जाता है। According to Indian religious beliefs, various trees and plants are worshipped as sacred, such as people, banyan tree, etc. भारतीय लोग विभिन्न पशुओं की भी पूजा करते हैं क्योंकि वो उन्हें देवी देवताओं के साथ जोड़ देते हैं, जैसे नाग को शिव के साथ, मोर को कृष्ण के साथ, लंगूर और बंदर को हनुमान जी के साथ जोड़ दिया। The Indian people worship various animals as sacred as they associate them with various deities such as serpent with Shiva, the peacock with Krishna and the langurs and monkeys are with Lord Hanuman. भारत के विभिन्न आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों में वनों को देवी देवताओं को समर्पित करके उनको पूजा जाता है और इस तरह के क्षेत्रों को बणी कहा जाता है। In various tribals and tribal areas of India, forests are dedicated to deities and worship. In Rajasthan, such areas are called as bani. नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज। सेम चीज है, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा एनहेंस करके बताया गया है। जैसे भारत के जनजातीय लोग प्रकृति की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं और इन विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल और रूप में बचा कर रखा है, जिनको पवित्र पेड़ों के झुरमुट या देवी देवताओं के वन भी कहा जाता है। Tribal people of India have been worshipped nature for centuries. These beliefs of his have preserved various forests and in their original and virgin form, which are called as clumps of sacred trees or forest of god or goddess. In these parts of forest, neither the local people enter. Such large parts of these forests are not allow anyone to tamper with it. कोई छेड़छाड़ इनके साथ नहीं की जा सकती। कुछ समाज विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से संरक्षण करते हैं। जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। The Munda and Santhal tribes worship Mahua and Kadamba trees in Chota Nagpur region, and tribes of Orissa and Bihar worship tamarind and mango trees at the time of marriages. बेनियन और पीपल हमने देखा ही, उनकी भी लोग पूजा करते हैं। साथ ही साथ भारतीय झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को भी पवित्र मानकर उनका संरक्षण करते हैं। जैसे मंदिरों पर वो बंदरों को खाना खिलाते हैं, है ना। Each culture has its own traditional ways to preserve nature and creation. Indian preserve springs, mountain peaks. हम जैसे गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, बहुत पवित्र मानते हैं उसको। सुदर्शन पर्वत की पूजा करते हैं हम। बहुत सी झीलों की पूजा करते हैं, जैसे पुष्कर झील है। तो वो सब हमारी पूजा का हिस्सा बनता है, तो उसका संरक्षण भी अपने आप हो जाता है। राजस्थान के बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनके समाज का अभिन्न अंग है। Herds of blackbuck, chinkara, nilgai and peacocks are seen around Bishnoi villages of Rajasthan, which are integral part of their society and no one can harm them. Why should we conserve forest and wildlife? हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना ही क्यों चाहिए, हमें इनकी देखभाल करनी क्यों चाहिए? सबसे पहले प्रकृति में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। दूसरा, जीन पूल की रक्षा करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द जीन पूल। तीसरा, फल, मेवे, सब्जियां और औषधियां प्राप्त करने के लिए, टू ऑब्टेन फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स एंड मेडिसिन। फिर इमारती और जलाने वाली लकड़ियां प्राप्त होती है हमें इनसे, और टू ऑब्टेन टिम्बर एंड फायरवुड। पर्यावरण में गैसीय संतुलन बनाने के लिए, टू क्रिएट गैसियस बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। वृक्षों को वायवीय भागों से पर्याप्त मात्रा में जल का वाष्पन होता है, जो वर्षा के स्रोत का काम करते हैं। एडेक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द ट्रीज विच एक्ट्स एज एन सोर्स ऑफ रेन। मृदा अपरदन एवं बाढ़ नियंत्रण करने के लिए, टू कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड फ्लड। वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ।
धन प्राप्ति के स्रोत के रूप में, एज ए गुड सोर्स ऑफ अर्निंग मनी, स्थानीय खाद्य श्रृंखला की निरंतरता के लिए, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द टेरेस्ट्रियल फूड चेन, प्राणियों की प्रजाति को बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, वन्य प्राणियों से ऊन, अस्थियां, सींग, दांत, तेल, वसा और त्वचा आदि से प्राप्त होती है, टू ऑब्टेन वूल, बोन्स, हॉर्न्स, टीथ, ऑयल, फैट एंड स्किन एटसेट्रा फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, और वन्य जीव का संरक्षण राष्ट्रीय पार्क तथा पशुओं और पक्षियों के लिए शरण स्थल के रूप में भी किया जाता है, और ये पशुओं का शिकार करने की निषेध आज्ञा का कानून प्राप्त करके किया जा सकता है, मतलब उनको वहां पर शिकार करने की अनुमति नहीं होती है, तो इस तरह उनका संरक्षण किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले 4 कारक लिखिए, राइट 4 फैक्टर्स दैट रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो बायोडाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता को नष्ट करने में सहयोगी कारक हैं जो मानवीय गतिविधियों से संबंधित है। सबसे पहला है अधिक जनसंख्या, पॉपुलेशन, दूसरा है वनों का कटाव, तीसरा है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा का प्रदूषण, यानी ये तीनों ही तरह के प्रदूषण, और उसके बाद में चौथा है ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन भी जिसको कहा जा सकता है। द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ओवर पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, एयर, वाटर एंड सॉइल कंटेमिनेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। इनको बहुत ही महत्वपूर्ण कारकों के रूप में गिना जा सकता है। तो अब हम सेकेंड चैप्टर के बाद अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर जो कि है जल संसाधन। जल संसाधन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना भी है, लेकिन 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो जरूर ही आएगा। तो पहला इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वर्षा जल संग्रहण क्या है। भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की विधियां कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट स्टक करता है। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड राइट मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है। एक तकनीक जिसमें वर्षा जल को खाली स्थानों पर, घरों में, टैंक में या बेकार पड़े कुएं में भरा जाता है और बाद में इसका काम में लिया जाता है, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। वैसे हार्वेस्ट करने का मतलब फसल उगाना है। हम कोई फसल तो पानी की कोई फसल थोड़ी उगा रहे हैं, लेकिन जो पानी आ रहा है, हमें मिल रहा है, उसको बचाकर बाद में काम में ले रहे हैं। A technique in which rainwater is filled in empty places, in tanks, in houses, in idle wells, and it is used later. It is called as rainwater harvesting. कैसे किया जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों में कुल और गुल जैसी वाहिकाओं से नदी की धारा रास्ता बदलकर और खेतों में सिंचाई की जाती है। Irrigation of fields in hilly areas by changing the course of river stream with vessels like कुल and गुल। फिर राजस्थान में पीने का पानी एकत्रित करने के लिए छत पर वर्षा जल संग्रहण यानी रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो बहुत आम बात है, और तमिलनाडु में तो बिल्कुल नियम बना दिया गया है कि आपको घर बनाना है तो आपको रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्रिएट करना ही होगा। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ कॉमन टेक्निक फॉर कलेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर इन राजस्थान। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दौरान बाढ़ जल वाहिकाएं या इनंडेशन चैनल्स बनाई जाती है। शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढों का भी निर्माण किया जाता है। पिट्स भी जो है वो डिग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपके सिविक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखेंगे क्या आप, आंदोलन गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित था। दिस मूवमेंट वाज कंडक्टेड बाय non-governmental organization and it was there to oppose Sardar Sarovar Dam which was constructed on the river Narmada। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जो बनाया जा रहा था उसके विरोध में यह आंदोलन शुरू किया गया। जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में लामबंद हो गए। ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स मोबिलाइज्ड अगेंस्ट द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। आरंभ में यह आंदोलन सिर्फ जंगलों के बांध के पानी में डूबने पर ही आधारित था। शुरू में ये सिर्फ इसलिए था कि जो फॉरेस्ट्स हैं वो बांध बनने की वजह से वहां उस बड़े से इलाके में डूब जाएंगे,
लेकिन बाद में इसने डिस्प्लेसमेंट की जो समस्या है उसको भी उठाया। बाद में इसका लक्ष्य विस्थापितों का पुनर्वास करना हो गया। लेटर इट्स गोल्स बिकम टू रिहेबिलिटेट द डिस्प्लेस्ड पीपल। तो इस तरह से एक बड़ा आंदोलन बन गया था। तो सरदार सरोवर डैम की वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी जल के संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? Why there is a need to conserve and manage water even though it is renewable resource? अब हमें पता है कि पानी तो अभी खत्म हो रहा है, बारिश आएगी फिर से आ जाएगा, तो फिर क्यों इसको कंजर्व करना है? इसके रीजन क्या है? सबसे पहला तो कि विश्व में सिर्फ 2.5% जल ही जो है वो फ्रेश वाटर है, ताजा पानी है। देयर इज ओनली 2.5% फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड। जल संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। साथ ही बढ़ती जनसंख्या, अधिक मांग और असमान पहुंच भी है। इसका जो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हाई डिमांड एंड अनइक्वल एक्सेस जो सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ लोग तो बहुत ज्यादा इसको यूज करते रहते हैं और कुछ लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है। साथ ही बढ़ता शहरीकरण, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से हमें पानी जो नवीकरणीय संसाधन है उसको भी कंजर्व करना आवश्यक हो गया है। Which method of traditional rainwater harvesting can be adopted in modern times to get rid of problems of water scarcity? अगर हमें पानी की इस कमी की समस्या से छुटकारा पाना है तो कौन से पारंपरिक वर्षा जल संग्रहण के साधन हैं या जल संग्रहण के साधन हैं जो हमें अपनाने चाहिए? सबसे पहले रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें अपनाना चाहिए। उसके अलावा गुल और कुल हमें बनाए जाने चाहिए पर्वतीय क्षेत्रों में। जो इनंडेशन चैनल्स हैं, बाढ़ जल वाहिकाएं हैं, वो बनानी चाहिए। साथ ही गड्ढे बनाने चाहिए, खड़ीन बनाने चाहिए। खड़ीन क्या होते हैं? खड़ीन जो जैसलमेर में बनाए जाते हैं, टीलों के पास, टीलों से निकलने वाले टीलों के बारिश की वजह से जो टीलों पर से पानी उतरता है उस पानी को इकट्ठा करके और खड़ीन में काम में लिया जाता है, जिसको जौहड़ भी कहा जाता है। टांके बनाने चाहिए जिनको हम टैंक भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी अपनाया जा सकता है, जो बांस के द्वारा जो बूंद बूंद सिंचाई की जाती है उसको भी अपनाया जा सकता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड डैम्स एज टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया? लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ डैम। क्यों जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? इनसे होने वाले लाभों की एक सूची बनाइए। ऐसे क्या लाभ है इनसे जो जवाहरलाल नेहरू ने इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा? देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ डैम्स, दे कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, सो नेहरू कॉल्ड देम द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। बांधों से बहुत सारे लाभ है और ये विकास में बहुत बड़ा योगदान भी करते हैं और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ये लिस्ट हम देख चुके हैं, लेकिन एक बार वापस देख लेते हैं। सिंचाई इनसे होती है, पावर जनरेशन, इरिगेशन के साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होता है। साथ ही साथ वाटर सप्लाई होती है घरेलू और इंडस्ट्रियल नीड के लिए। बाढ़ नियंत्रण यानी फ्लड कंट्रोल किया जा सकता है। पर्यटन या टूरिज्म इन पर विकसित किया जा सकता है। इनके साथ साथ नौका चालन हो सकती है ताकि इधर से उधर आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता विकसित किया जा सके। मत्स्य पालन या फिशिंग की जाती है और साथ ही साथ ड्रॉट मैनेजमेंट भी इनसे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में जल का अभाव दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रहा है? इनके कारणों की सूची बनाइए। ऐसा क्या है वजह कि हमारे देश में पानी जो है वो बहुत कम मात्रा में मिल पा रहा है? सबसे पहला कारण यह है कि भारत मानसूनी जलवायु का देश है। कई बार मानसून असफल होने से जल की कमी बढ़ जाती है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मानसूनी क्लाइमेट। Many times the water scarcity is increasing due to failure of monsoon. मानसून जब फेल हो जाता है तो फिर जल की कमी अपने आप हो जाती है। सिंचाई के जल की मांग में बहुत वृद्धि हुई है। रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर इरिगेशन वाटर। साथ ही साथ औद्योगिक क्रियाओं के कारण भूमिगत जल का स्तर बहुत कम हुआ है। और फॉलिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। शहरीकरण की गति में वृद्धि हुई है जिससे जल संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्सेज ड्यू टू इंक्रीज इन द पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। और जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, ग्रोइंग पॉपुलेशन इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट आपका 4th चैप्टर जो है वो भारत में कृषि, एग्रीकल्चर इन इंडिया।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, इसमें से भी आपके 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर और सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले तो 2/3 जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी 60% से ऊपर जो जनसंख्या है इट इज एडेड विद द एग्रीकल्चर वर्क्स। 2/3 of the population is engaged in agriculture activities। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो अगर प्राथमिक क्रिया ही नहीं होगी तो फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तो होगी कहां से। विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। ये भारत की प्राचीन आर्थिक क्रियाएं भी है, एंशियंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिया। और पिछली कुछ शताब्दियों में कृषि के कार्यों में बहुत ही क्रांतिकारी वृद्धि हुई है, रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज। फिर है भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों के बारे में लिखिए। वो सुधार जो भारत सरकार ने किए हैं किसानों के लिए वो क्या क्या है। राइट अबाउट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स विच आर कैरिड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। सबसे पहले क्या किया गया था, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फैसिलिटी टू फॉर द क्रॉप्स। फसलों के लिए जो है बीमा उपलब्ध कराया गया। बहुत कम दरों पर सहकारी बैंकों द्वारा किसानों के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया, जो लोन है वो उनको प्रोवाइड करवाया गया। फसलों के समर्थन मूल्य का उचित निर्धारण भी किया गया। समर्थन मूल्य क्या होता है, वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि अगर कोई भी उनकी फसल नहीं भी खरीद रहा है तो सरकार खरीदेगी और कम से कम इस मूल्य पर खरीदेगी ही खरीदेगी, इससे कम मूल्य नहीं मिलेगा उनको। तो यानी कि वो जो होता है उसको एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं। मौसम संबंधी सूचनाओं को भी समय समय पर प्रसारित किया जाता है ताकि किसान पहले से तैयार हो जाए। तो वेदर ब्रॉडकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि संबंधी नई तकनीकें, औजार, उर्वरक आदि से संबंधित कार्यक्रम रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाते हैं, ब्रॉडकास्ट होते हैं रेडियो पर भी, टेलीविजन पर भी। एंड दे गिव अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एग्रीकल्चर एंड द टेक्निक्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर। भारत में घटते खाद्य उत्पादन के लिए क्या उत्तरदायी कारण है, खाद्य उत्पादन फिर भी कम हो रहा है, तो इसकी क्या रीजन है। सबसे पहला रीजन है गैर कृषि उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा। जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है उनके साथ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। दूसरा, रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों के बहुत उपयोग के कारण भारत की जो भूमि है उसके उपजाऊ क्षमता में कमी हो गई है। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लगातार जो है डिक्रीज हो रहा है फर्टिलिटी में, सॉइल फर्टिलिटी में, तो ये भी एक बड़ी वजह है। साथ ही अक्षम तथा अनुचित जल प्रबंधन, और कई जगह पर बहुत ज्यादा जल इकट्ठा हो जाता है और कई जगह लवणीयता आ जाती है, ये सब भी समस्याएं हैं। Inefficient and improper water management created the problem of waterlogging and salinity। बहुत जगह पर ऐसी है, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि पंजाब, हरियाणा, गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ क्षेत्रों में जो है सेम की समस्या शुरू हो गई है। सेम यानी दलदली क्षेत्र बनने की समस्या शुरू हो गई है। अत्यधिक भूजल दोहन के कारण भूमि का जो जल है उसका स्तर गिर गया है, इससे कृषि की लागत में बहुत वृद्धि होती है। ड्यू टू एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन एंड द ग्राउंड वाटर लेवल हैज फॉलन, देयरबाय इंक्रीजिंग इन द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर। और साथ ही साथ भंडारण क्षमता, स्टॉक जो हमारी एबिलिटी है वो इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और उसी कारण मार्केट भी बहुत ज्यादा भंडारण कर नहीं पाते और इसकी वजह से वो खराब हो जाता है जो भी उत्पादन हुआ है, और इसका भी नुकसान किसानों को ही भुगतना पड़ता है। फिर है जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताइए। आप इस पर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर यानी ऐसी खेती जो कि हम अपने ही जीविका के लिए करते हैं, जिसमें किसान जो उगाता है वो अपने ही परिवार के लिए काम में ले लेता है। जीविका निर्वाह कृषि में खेतों का आकार बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज ऑफ फार्म्स। उसके अलावा परंपरागत तकनीक और उपकरण काम में लिए जाते हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक एंड इक्विपमेंट्स आर यूज्ड। उसके साथ ही स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन होता है, प्रोडक्शन फॉर द लोकल मार्केट। थोड़ी सी सब्जियां उगा ली वो बेच दिए, थोड़ा सा ऐसे सामान उगा लिया जो तुरंत काम में लिया जाना है, तो उसको हम सब्सटेंशियल फार्मिंग कह सकते हैं। 2 या 3 फसलें ले ली जाती है इसमें, टेकिंग 2 और 3 क्रॉप्स।
और खाद्य फसलों की पैदावार पर ज्यादा बल दिया जाता है, एम्फेसाइज ऑन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स। जबकि जो कमर्शियल एग्रीकल्चर या वाणिज्यिक कृषि होती है उनमें खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, लार्ज साइज ऑफ फार्म्स, नवीनतम तकनीक और औजारों का प्रयोग किया जाता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टूल्स आर यूज्ड, साथ ही निर्यात करने के लिए उसका उत्पादन होता है, प्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट। एक मुख्य फसल पर ज्यादा बल दिया जाता है, एम्फेसिस ऑन वन मेन क्रॉप, वेदर इट कैन बी शुगर केन, इट कैन बी टी, इट कैन बी कॉफी। तो एक मुख्य फसल जो होती है इस पर ज्यादा जोर होता है। इनमें गन्ना, कपास, गेहूं आदि को शामिल किया जा सकता है, शुगर केन, कॉटन, व्हीट और टी एटसेट्रा। फिर है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये पूरा क्वेश्चन ऐसे का ऐसा आए तब तो आपको इसके अच्छे प्रभाव भी लिखने हैं, बुरे प्रभाव भी लिखने हैं, लेकिन अगर आए आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकल रिव्यू दीजिए, तो आपको सिर्फ बुरे प्रभाव लिखने हैं। अगर ये आए कि इससे भारतीय कृषि को नई ऊंचाइयां मिली है तो आपको अच्छे प्रभाव लिखने हैं। यानी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखने हैं। हमने इसको एक ही क्वेश्चन में शामिल किया है, अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों। वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य है विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आ जाना। By globalization we mean that coming together of many countries of the world in economic, political, social and cultural fields. Due to globalization, various things started moving from one country to another, due to which only high quality things could survive in market. इसी के कारण अलग अलग देशों से चीजें एक दूसरे देशों में आने जाने लगी और जो उच्च कोटि की चीजें होती है, हाई क्वालिटी की, सिर्फ वही टिक पाती है। ग्लोबलाइजेशन हैड सम गुड इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर विच आर द फॉलोज। कुछ अच्छे प्रभाव हैं जो क्या हैं। सबसे पहला तो भारत दूसरे देशों को अन्न निर्यात कर सकता है और अपनी जरूरत का अन्य सामान खरीद सकता है। इंडिया स्टार्टेड बाइंग अदर गुड्स ऑफ इट्स नीड बाय एक्सपोर्टिंग फूड टू अदर कंट्रीज। दूसरा, विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में भी इन चीजों का अधिक उत्पादन होने लगा है। ड्यू टू द इंक्रीज इन डिमांड फॉर वेरियस क्रॉप्स, मोर प्रोडक्शन ऑफ दीज थिंग्स स्टार्टेड इन इंडिया। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए भारतीय किसानों ने अपने उत्पादन का गुणवत्ता और स्तर बढ़ाने की कोशिश की है। इंडियन फार्मर्स ट्राइड टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड लेवल ऑफ देयर प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन इंटरनेशनल मार्केट। चौथा, गुड्स प्राइस कैन बी ऑब्टेन बाय सेलिंग द थिंग्स विच आर मोर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन टू अदर कंट्रीज। वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादित होने वाली चीजों को दूसरे देशों में बेचकर अच्छे दाम कमाए जा सकते हैं। और लास्ट है इसका, विद द कोऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स न्यू थिंग्स स्टार्टेड बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मेनी कंट्रीज विच वर नॉट पॉसिबल अर्लियर। कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से देश में ऐसी ऐसी चीजों का उत्पादन होने लगा है जो पहले उत्पादित करना इतना ज्यादा आसान नहीं था या पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े हैं, कुछ बैड इफेक्ट्स भी हुए हैं। वो क्या है? सबसे पहले, विश्व के धनी देशों ने विभिन्न विकासशील देशों में अपना सस्ता अनाज और कृषि से प्राप्त वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी, जिससे विकासशील देशों के किसान उनका मुकाबला नहीं कर पाए और उनको कृषि का काम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। The rich countries of the world started filling the cheap grains and other agricultural commodities in large quantities in various developing countries, due to which the farmers of developing countries could not compete with them and were forced to leave the work of agriculture. उसके बाद में विश्व के धनी देश निर्धन देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हैं एंड दे ऑलवेज ट्राई टू बाय ऑल द कमोडिटीज फ्रॉम दीज कंट्रीज इन अ चीप रेट। तीसरा, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फोर्स्ड स्मॉल फार्मर्स टू लीव एग्रीकल्चर एज दे कुड नॉट सर्वाइव इंटरनेशनल कंपटीशन। कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों को ये कृषि कार्य छोड़ना पड़ा क्योंकि वो प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए। Globalization of agriculture encouraged commercial agriculture. The peasants produced only those goods which were in demand in the market, not those which met the needs of the people. इससे एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि व्यापारिक कृषि को बढ़ावा मिला। किसान वो वस्तु पैदा करने लगे जिसकी बाजार में मांग थी, ना कि वो जिसकी आवश्यकता लोगों को थी या जो लोगों की आवश्यकता पूरी कर सके। और लास्ट, ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडिया हैड टू बेयर द एडिशनल बर्डन ऑन एग्रीकल्चर बाय बिकमिंग अ ब्रिटिश कॉलोनी फॉर अ लॉन्ग टाइम।
और इसी के कारण लंबे समय तक भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश बन के रहना पड़ा, जिसका खामियाजा हमने भुगता। सबसे पहले अपने सारे ही संसाधन उनको दे करके और उसके बाद में पार्टीशन करके। तो ये खामियाजा जो इंडिया ने भुगता है वो बहुत बड़ा था। After 1990, Indian farmers are facing many new challenges under globalization. Despite being the main producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute, spices, Indian agriculture is unable to compete with the developed countries of the world because agriculture is heavily subsidized in those countries. If Indian agriculture is to be enabled, then the conditions of small farmers has to be improved. 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफी, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से मुकाबला करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अधिक सब्सिडी दी जाती है। यदि भारतीय कृषि को सक्षम बनाना है तो छोटे किसानों की स्थिति सुधारनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशंस सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड व्हीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एक कंडीशन तो पूछी जाएगी जिसमें से 3-4 फसलें हैं जिनको आप इंपॉर्टेंटली फाइल कर सकते हो। चावल है, गेहूं है, गन्ना है और कपास है। गन्ना शायद पूछा ना जाए, लेकिन चावल, गेहूं और कपास में से तो एक अवश्य ही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चावल के लिए क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज वेरी फेवरेबल। चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल होती है। औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान 24 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। फॉर दिस द मीन एनुअल रेनफॉल शुड बी मोर देन 100 सेंटीमीटर्स एंड टेम्परेचर शुड बी मोर देन 24 सेंटीग्रेड। दोमट उपजाऊ मिट्टी जिसमें काफी समय तक पानी इकट्ठा रह सके वो इसके लिए उपयोगी होती है, और इसीलिए नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। लोमी फर्टाइल सॉइल इज इन विच वाटर कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इज वेरी यूजफुल फॉर द क्रॉप। द लैंड शुड बी फ्लैट। एल्यूवियल सॉइल फाउंड इन रिवर वैलीज एंड डेल्टाज रीजन आर आइडियल फॉर दिस। इसीलिए चावल अधिकतर कहाँ उगता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। राइस इज मोस्टली ग्रोन इन द एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। गेहूं की खेती के लिए सबसे पहला बोते समय ठंडा और आर्द्र जलवायु और पकते समय शुष्क और उष्ण। कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज फेवरेबल फॉर व्हीट एट द टाइम ऑफ सोइंग, बट द वेदर शुड बी ड्राई एंड वार्म एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। गेहूं के लिए औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। सर्दियों में हल्की वर्षा या सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होने से बहुत अच्छी फसल होती है। एवरेज रेनफॉल फॉर व्हीट शुड बी बिटवीन 75 to 100 centimeters. A good crop is obtained in winter due to light rain or availability of irrigation facilities. दोमट मिट्टी बहुत उपयुक्त है और इसीलिए अधिकतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में उगती है। Loamy soil is very suitable for this. Wheat is mostly grown in the region of उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड बिहार। उसके बाद कपास के लिए क्या क्या मुख्य जो कंडीशंस होती है? उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी, और काली मिट्टी में सिंचाई की जरूरत नहीं होती तो वह वैसे ही बहुत उपजाऊ होती है। फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल इज फेवरेबल फॉर कॉटन। उष्ण या समशीतोष्ण जलवायु जिसमें ग्रीष्मकालीन तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस और 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बारिश हो, वर्षा के अभाव में सिंचाई की सुविधा भी हो और फसल तैयार होते समय खुला मौसम हो। वार्म और टेम्परेट क्लाइमेट विद समर टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 सेंटीमीटर्स टू 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, इरिगेशन फैसिलिटीज इन द एब्सेंस ऑफ रेन, ओपन वेदर इज एसेंशियल इन द टाइम ऑफ क्रॉप प्रिपरेशन। सस्ते और कुशल श्रमिकों की उपलब्धि भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कपास के ऊपर जो उसकी डंठल आती है उसको तोड़ना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, तो उसके लिए जो है मैनुअल पावर ही यूज में आती है। मुख्य उत्पादक हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। ये सब जो है कॉटन की बहुत अच्छी उपज के लिए ऐसे राज्य हैं जहां पर कॉटन सबसे ज्यादा उगाया जाता है। लेकिन कॉटन जो है सबसे ज्यादा उगता कहाँ है? महाराष्ट्र में इसकी खेती जो काली मिट्टी है वहां पर सबसे ज्यादा होती है।
अगला चैप्टर है 5th चैप्टर, जो है हमारा मिनरल रिसोर्सेज से रिलेटेड। इसमें से बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, कम है, बहुत सारी शंकाएं हैं, क्योंकि मैप का क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं ताकि अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स फॉर अस, हमारे लिए मिनरल्स इतने जरूरी क्यों है, क्या महत्व है उनका। तो दैनिक जीवन में काम आने वाली छोटी से छोटी चीज, सुई से लेकर जहाजों तक, सब खनिज से बनाए जाते हैं। द स्मॉलेस्ट थिंग यूज्ड इन डेली लाइफ फ्रॉम निडल टू शिप आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। Buildings up to the bridge are made from minerals. Food also contains minerals. तो हमारे लिए मिनरल तो जरूरी होंगे। मशीन और टूल्स वो सब भी मिनरल से बनते हैं। परिवहन के साधन, बर्तन, ये सब भी मिनरल से, खनिजों से ही बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन है खनिज कितने प्रकार के होते हैं और उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। What are the types of minerals and on what basis they are classified? There are 3 types of minerals, metallic, non-metallic and energy minerals. 3 types of, वैसे अगर 2 नंबर में आए तो आपको बड़ा भी लिखना हो सकता है। मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं उनको फेरस और नॉन फेरस में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है ना, नॉन मेटेलिक और उसके बाद में एनर्जी मिनरल्स। तो मिनरल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, लस्टर, हार्डनेस, डेंसिटी एंड क्रिस्टल। खनिजों का वर्गीकरण उनके रंग, चमक, कठोरता, घनत्व और क्रिस्टल के आधार पर किया जाता है। फिर हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन क्रैक्स, जॉइंट्स एंड फोल्ड्स एंड फिसर्स इन igneous rocks and metamorphic rocks. Small deposits are found in the form of shrines and large deposits are found in the form of layers. When these liquids or gaseous state are pushed towards the earth's surface through cracks, then coming up they cool down and freeze. The main metallic minerals like zinc, copper, lead etc. are the examples. आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज कैसे बनते हैं। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों, विद्रों में मिलते हैं। छोटे जमाव जो होते हैं वो श्राविकाओं में, जिनको हम वेन्स कहते हैं, वेन्स के रूप में, और बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। जब ये तरल या गैसीय अवस्थाओं में दरारों के सहारे भूमि की तरफ आते हैं और धकेले जाते हैं, तब वो ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। और मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा, ये सब इसी प्रकार का उदाहरण है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस जो होते हैं उनका मतलब होता है अलौह खनिज, और फेरस यानी लौह खनिज। तो लौह खनिज में क्या होता है, लोहे का अंश होता है, कंटेन्स आयरन कंटेन, और लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट, ये सब होते हैं आयरन ओर, मैग्नीज, निकल एंड कोबाल्ट। और नॉन फेरस मिनरल्स जिनमें लोहे का अंश नहीं होता, विच डू नॉट कंटेन आयरन कंटेंट, and copper, lead and zinc, bauxite etc. are the example. तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। भारत में लौह अयस्क की प्रमुख खनिज पेटियां इंपॉर्टेंट है, आपको याद वैसे ही करना है, क्योंकि अगर ये आपके मैप में आ जाता है तो भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उसके बाद में महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट और दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। उड़ीसा झारखंड पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी और दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। अभ्रक किस रूप में पाया जाता है, माइका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में इसके निक्षेप के प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं। माइका इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स और लेयर्स, ठीक है। माइका जो है वो प्लेटों या परतों के रूप में पाया जाता है। इसके प्रमुख डिपोजिट्स कहाँ हैं, ऑन द नॉर्दर्न प्लेटो साइड्स ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो, कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ बिहार झारखंड, नियर अजमेर इन राजस्थान, नेल्लोर बेल्ट इन आंध्र प्रदेश, एंड एस्बेस्टस इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य बहुत उज्जवल है, ऐसा क्यों कहा जा सकता है। द फ्यूचर ऑफ सोलर एनर्जी इज ब्राइट इन इंडिया, व्हाई। सबसे पहला इसका रीजन है कि भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। यह प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधन है, इसलिए भी हमें इसकी बहुत जरूरत है। इट इज अ पॉल्यूशन फ्री एनर्जी रिसोर्स। यह नवीकरणीय स्रोत है, इट इज अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड वी नीड इट। इससे निम्न वर्ग के लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। लोअर क्लास पीपल कैन इजीली टेक एडवांटेज ऑफ दिस।
तापीय ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा में क्या अंतर है? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जनरेट होती है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को यूज करके, और इसमें पोल्यूशन बहुत होता है। ये कोई परमानेंट सोर्स नहीं है, ये स्थायी सोर्स या स्थायी स्रोत नहीं है, और ये अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पर आधारित है। भारत में 310 से ज्यादा ताप विद्युत या थर्मल पावर के सेंटर्स हैं। एग्जाम्पल इनका दिया जा सकता है तलचर, पांकी, नामरूप, उरन और नेवेली में। जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है इट इज जनरेटेड बाय यूजिंग द पावर ऑफ फॉलिंग वाटर टू ड्राइव अ टर्बाइन। किसी टर्बाइन को चलाने के लिए गिरते हुए पानी की शक्ति को यूज करके और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। ये पोल्यूशन फ्री है, प्रदूषण रहित है, परमानेंट सोर्स है, ये स्थायी स्रोत है, ये रिन्यूएबल सोर्सेस पर उपलब्ध है जैसे कि पानी। साथ ही साथ देर आर मेनी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया। बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर वैली, कोपली एटसेट्रा। हाउ कैन वी कंजर्व एनर्जी? हम ऊर्जा को कैसे संरक्षण कर सकते हैं? द पावर शुड बी टर्न्ड ऑफ व्हेन इट इज नॉट नीडेड। जब जरूरत नहीं हो तो हमें सारे बिजली बंद कर देनी चाहिए। मस्ट यूज पब्लिक व्हीकल, जहां तक हो सके हमें सार्वजनिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। The sources of conventional energy are limited. They should be used with great care. अगर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत बहुत कम है तो उनको बहुत सावधानी से काम में लेना चाहिए। अनवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। Renewable sources should be used more. और विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। कारपूलिंग भी की जा सकती है। हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? तो इसका भी रीजन क्या है? सबसे पहला, मिनरल्स आर द बेसिस ऑफ आवर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ये हमारे चाहे खेती हो चाहे उद्योग हो सबके आधारभूत हैं। नॉट रिन्यूएबल है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। द टोटल क्वांटम ऑफ डिपॉजिट इज वेरी लेस। बहुत कम जो है क्षेत्र में ही डिपॉजिट्स हैं, हर जगह खनिज नहीं मिलते हैं। इट टेक्स मिलियंस टू ईयर्स ऑफ बिल्ड देम। उनको बनने में लाखों साल का समय लगता है। वी आर यूजिंग मिनरल्स वेरी फास्ट। हम मिनरल्स को बहुत तेजी से काम में ले रहे हैं। दे शुड बी प्रिजर्व फॉर द कमिंग जनरेशन। आने वाली पीढ़ियों के लिए इनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए। और कैसे हम इनको प्रिजर्व कर सकते हैं? सबसे पहला इसका तरीका होगा रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ दीज मटेरियल्स ड्यूरिंग माइनिंग एंड रिफाइनिंग। जब हम इनका खनन करें, परिष्करण करें तो बहुत कम हमें इनको वेस्ट करना चाहिए। यूज प्लास्टिक्स सर्टिफाइड एंड वुड एज फार एज पॉसिबल। जहां तक हो प्रमाणित प्लास्टिक और लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। रद्दी और पुराने माल का फिर से उपयोग किया जाना चाहिए। वेस्ट एंड ओल्ड गुड्स शुड बी रीयूज्ड। धातुओं का पुनर्चक्रण और उसके और भी अन्य विकल्प ढूंढने चाहिए। रिसाइकलिंग मेटल्स एंड फाइंडिंग अदर अल्टरनेटिव्स। और नियोजित व सतत पोषणीय तरीके का उपयोग करना चाहिए। अब ये कुछ चीजें हैं जिनमें आपको अंतर बताना है। लौह और अलौह खनिज ये हम पढ़ चुके हैं। फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स में अंतर क्या है ये पढ़ते हैं कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की गई ताप विद्युत, जल विद्युत और परमाणु शक्ति आदि ऊर्जा के परंपरागत संसाधन हैं। इनको नवीकरणीय नहीं कहा जा सकता। ये स्रोत सीमित हैं और लगातार प्रयोग से समाप्त होने की कगार पर हैं। Thermal power, hydropower and nuclear power generated from coal, oil and natural gas are traditional source of energy. These tools cannot be renewed. These sources are on the verge of being exhausted due to limited and continuous use. तो ये है परंपरागत संसाधन। उसके बाद सूर्य, वायु, ज्वार भाटा, जियोथर्मल, बायोगैस, खेतों और पशुओं का कूड़ा करकट, मनुष्य का मलमूत्र, ये सब ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन हैं। ये नवीकरण योग्य है और इनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। सन, विंड, टाइड्स, जियोथर्मल, बायोगैस, फार्म एंड एनिमल वेस्ट, ह्यूमन एक्सट्रैक्टा कैन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. These resources are renewable. They can be used over and over again. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल्स क्या होते हैं? व्हाट आर मिनरल्स? खनिज क्या होते हैं? खनिज उन प्राकृतिक संसाधनों को कहते हैं जो शैलों में प्राप्त होते हैं। भूवैज्ञानिकों के माने तो खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज प्रकृति के अनेक रूपों में पाए जाते हैं, कठोर, ठोस और नरम चूना तक जिसमें शामिल है। Minerals are those natural resources which are obtained from rocks.
According to geologists, a mineral is a naturally occurring homogeneous element having a definite internal structure. Minerals are found in nature in many forms, which include hard, solid, and even soft lime. नेक्स्ट, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य बहुत उज्जवल है। ऐसा क्यों है? भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य बहुत उज्जवल है क्योंकि सबसे पहला, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। एक अनुमान के अनुसार यह लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर तक ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक द्वारा धूप को सीधे सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, जो हम सोलर प्लेट्स देखते हैं उनके अकॉर्डिंग। भारत का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधोपुर में है, जहां सौर ऊर्जा से दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त या स्टेरलाइज किया जाता है। सूर्य का प्रकाश प्रकृति का मुफ्त उपहार है, इसलिए आसानी से इसका लाभ उठाया जा सकता है। कोयला, पेट्रोलियम ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो बार बार प्रयोग में नहीं लिए जा सकते, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से घरों में उपलों और लकड़ी की जरूरतों को भी न्यूनतम किया जा सकेगा, तो हम अपने फ्यूल, वुड और इनकी जो ज्यादा से ज्यादा खपत होती है उसको भी हम कम कर सकेंगे। और सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी को गर्म करने, दूध को स्टेरलाइज करने और सड़कों पर रोशनी करने के लिए। वी कैन यूज सोलर एनर्जी इन मेनी वेज, फॉर एग्जाम्पल फॉर कुकिंग, पंपिंग वाटर, हीटिंग वाटर, disinfecting milk and lightening the streets etc. तो इसके साथ ही ज्योग्राफी का आपका जो रिवीजन है वो भी यही खत्म होता है। ज्योग्राफी के भी क्विक से हमने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देख लिए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी सेगमेंट में आ सकते हैं। येट मैप का एक वीडियो आ चुका है जहां लगभग सारे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उनको नोटिफाइड किया जा चुका है, तो आई होप कि आपने वो देख लिया होगा। अदरवाइज ये क्वेश्चंस, इनसे बाहर कुछ नहीं जानेगा बेटा, तो आप ज्योग्राफी के ये क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और बेटर मार्क्स लेकर आएंगे। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।